नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने शादी के विषय में मांगलिक के बारे में सुना होगा और अक्सर लोग जो है इस मांगलिक शब्द से भयभीत हो जाते हैं। मानते हैं कि अगर वर वधु में कोई मांगलिक है तो शादी टूट जाएगी या स्पाउस की डेथ हो जाएगी और अलग अलग विभिन्न तरीके के गलत ख्यालात मन में आते हैं। अब मांगलिक का शादी से क्या संपर्क है और क्या अगर मांगलिक नहीं है तो केवल इसी वजह से क्या हम जज कर पाएंगे कि शादी या मैरिड लाइफ ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। नॉर्मली आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, शादी के विषय में पूछते हैं कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, ये भी पूछते हैं। तो जो आपका सातवां घर जो शादी और स्पाउस दिखाता है उससे, और वीनस जिसको शादी का कारक भी माना गया है, नॉर्मली ये दो देख के जजमेंट होता है कि आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। मगर मैं आपको बहुत से ऐसे चार्ट दिखा सकता हूं जहां पे वीनस और सेवेंथ हाउस अच्छे होने पर भी मैरिज में प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि वीनस एग्जॉल्टेड जो केसेस हैं, आपको ज्यादातर वीनस एग्जॉल्टेड केस में शादी में प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। तो आज मैं शादी को मंगल से और एक बाद में एक सूत्र भी दूंगा जिससे आप जजमेंट कर सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। इसके लिए पहले मांगलिक का कहाँ से आता है ये कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। और जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा वीडियो था, आज से 5-6 साल पहले जब शुरू किया था, उसी पर मैंने मांगलिक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है वो समझाया था। आज मैं फिर उसको एक बार दोहरा देता हूँ। अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं, ओरिजिनल शिव पुराण जो संस्कृत से ट्रांसलेट सीधे सीधे हुई है, उसमें एक जगह आता है जहां पे कार्तिकेय और गणेश दोनों जाके माँ पार्वती और अपने पिता शिव जी से पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी। तब शिव जी बोलते हैं कि जो संसार के 7 चक्कर जल्दी लगा के चला आएगा उसकी शादी पहले होगी। अब मैं जानता हूं कि कई लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी या उनके ज्ञान में ये होगा कि अरे ये कहानी तो सबसे पहले कौन पूजा जाएगा उसकी है। पर शिव पुराण में ऐसा नहीं है। ये दूसरे फोकलोर और दूसरे जगह से ये स्टोरीज आई हैं, पर उसका एक्चुअल स्टोरी पुराणों में कुछ और है, मगर इनको जोड़ा गया है। शिव पुराण ओरिजिनल अगर आप पढ़ते हैं उसमें संसार को जल्द से जल्द घूम के आने की बात शादी के, गणेश और कार्तिकेय के विवाह के कॉन्टेक्स्ट में ही बताया गया है। अब उसमें ये बताया जाता है कि ये सुनकर कार्तिकेय तो अपना मयूर लेके चले जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, गणेश शिव जी और पार्वती के 7 बार उनका भ्रमण करके, उनकी परिक्रमा करके आके खड़े हो जाते हैं। और जब शिव जी पूछते हैं कि ये क्या किया, तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही संसार है, तो मैंने उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। इस तरह से शिव जी को उनका तर्क ठीक रहता है, लगता है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो
बताया गया था, इसलिए गणेश का विवाह पहले होगा। अब शिव पुराण में ये बताया जाता है कि बहुत समय तक कार्तिकेय वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वो संसार की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इसलिए कुछ समय पश्चात बिना कार्तिकेय के गणेश जी का विवाह कर दिया जाता है, सिद्धि और बुद्धि से। अब जब कार्तिकेय वापस आते हैं, तब उन्हें ये सब पता चलता है और वो इससे खुश नहीं होते हैं, और वो चले जाते हैं दक्षिण की जगह। और इसलिए आप देखिए, दक्षिण में कार्तिकेय की पूजा ज्यादा होती है, नॉर्थ में इतनी ज्यादा कार्तिकेय की पूजा नहीं होती है। बहरहाल, कार्तिकेय विवाह के इस पूरे प्रसंग से खुश नहीं होके चले जाते हैं, इसलिए ये कहानी को जोड़ा जाता है। इंटरप्रिटेशन ये है कि कार्तिकेय जो मंगल का स्वरूप है, उनके विवाह में अड़चन आती है, या वो उस विवाह की जो परिस्थिति है जो रखी जाती है, उसलिए वो खुश नहीं होते हैं, और पूरे विवाह प्रसंग से उनकी अरुचि हो जाती है। अब ज्यादातर शास्त्रों में ये लिखा है कि कार्तिकेय इसके बाद विवाह नहीं करते हैं। हालांकि दक्षिण के कुछ शास्त्रों में लिखा होता है कि कार्तिकेय विवाह करते हैं, पर जो ओरिजिनल शास्त्र हैं उनमें कार्तिकेय की फिर विवाह की कोई उल्लेख नहीं होता है। तो आप मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप समझिए कि हम आमतौर पे सेवेंथ लॉर्ड या वीनस को पूरी तरह देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं ये समझने के लिए शादी कैसी होगी क्या होगी, पर उसका एक मेन जो पार्ट है, मंगल, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए कभी कभी गुण मिलाप में 27-28 गुण मिल जाते हैं। वीनस की पोजीशन अच्छी होती है, सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड की पोजीशन अच्छी होती है, और हम बोलते हैं शादी बहुत अच्छी होगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। फिर भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं। अब इसी मंगल से जो है मांगलिक का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मंगल, शादी से इनकी अरुचि है, शादी में इनके ये प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए जब मंगल पहले, चौथे, सातवें और आठवें घर में बैठता है आपके चार्ट में, सॉरी, पहले, चौथे, सातवें और 12वें स्थान पे जब बैठता है मंगल, तब इसको मांगलिक दोष कहते हैं। और वो कैसे आ रहा है? क्योंकि मंगल का चौथे और आठ अपने से आठवें घर की दृष्टि का के लिए बताया गया है। तो पहले और सातवें घर में तो सीधे दृष्टि पड़ रही है और बैठे हुए हैं, और चौथे घर में बैठ के चौथा दृष्टि उनका सातवें घर पे पड़ रहा है, और 12वें घर पे बैठने से अष्टम दृष्टि पड़ रही है उनके सातवें घर में। तो ये चार पोजीशंस पे मांगलिक बोला गया है, क्योंकि वो सीधे विवाह के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, और मंगल को, जैसे मैंने कहा, शादी से एक नेगेटिवली शिव पुराण में बताया गया है। अब कौन से पोजीशन में बैठ के क्या पेंडिंग कर्मा है वो बात अलग है। वो उस हाउस का और अ, उस राशि के कॉम्बिनेशन से ये पेंडिंग कर्मा निकाला जा सकता है। और जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मुझे फेसबुक से इतने सालों में फॉलो किया है, उसमें मैंने कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाया है। पहला जो वीडियो मैंने बनाया था जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें मैंने बताया था कि किसी का चार्ट आया था, उसमें सातवें घर में मंगल था। मेरा सीधा सवाल था कि आपके घर में जब शादी हो रही थी, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी शादी में किसी ने
झगड़ा किया था, और वो कंफर्मेशन भी उन्होंने बोल दिया। तो वो पेंडिंग कर्मा पार्ट है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं कि क्यों आप मांगलिक होते हैं, पर ये बेसिकली मंगल का प्रसंग है। अब यहीं से मैं एक दूसरे प्रसंग में जाता हूं जहां से मैरिड लाइफ बिगड़ सकती है। अगर आपका मंगल पीड़ित है, मंगल, मगर मंगल खुद ही मैलेफिक है, मगर उस पे जैसे शनि, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, वो भी किसी अच्छे घर पे नहीं बैठा हुआ है, फिर दृष्टि है, उस केस में भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। पर आप ये समझ लीजिए, अगर आप मांगलिक नहीं है और केवल आपका मंगल खराब है, तो आपकी मैरिड लाइफ आपकी वजह से प्रॉब्लम में है। यू आर द मेन कल्प्रिट। नॉर्मली जब मेरे पास आते हैं मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है, 100% केसेस में वो बोलते हैं मेरे स्पाउस के साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी बन नहीं रही है। मगर आप अगर मंगल को देखेंगे, और मंगल अगर पीड़ित है बुरी तरह से, सही घर पे नहीं बैठा हुआ है, आपको एज अ ज्योतिष पता है स्पाउस का तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सूत्र तो आप ध्यान रखिए। अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, मांगलिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मंगल की स्थिति अपने चार्ट में देखिए। अगर वो पीड़ित है, मैरिज में प्रॉब्लम आपके खुद की वजह से है, ना कि स्पाउस की वजह से। अब एक मैं मैरिज को जजमेंट करने का एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, और नॉर्मली ये यूज नहीं होता है, पर मैं यूज करता हूँ, और ये 100% सक्सेस देता है। अपने हॉरोस्कोप का तीसरा घर और 11वां घर देखिए। और ये भृगु संहिता से आ रही है कि भृगु संहिता में बताया गया है कि अगर आपके कुंडली में आपका तीसरा घर और आपका 11वां घर मैलेफिक से पीड़ित हो, प्रॉब्लमैटिक हो, तो आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होता है। इसको समझना जो है, भृगु ऋषि ने तो बोल दिया, पर अगर आप इसको समझेंगे, ये बहुत इजी है। 11वां घर जो है, 7वां घर जो कि मैरिज को दर्शाता है, उससे पंचम है, और 11वां घर मैरिज के घर से नवा है। और जिनको थोड़ी भी बेसिक ज्योतिष आती है, उन्हें पता है 5वां और 9वां घर जो होता है कुंडली का सबसे अच्छा, सबसे पॉजिटिव घर माना जाता है, या किसी भी प्लैनेट से इसको आप फर्दर ले जाए, किसी भी प्लैनेट से उसका 5वां घर और उसका 11वां घर जो है, उस प्लैनेट के लिए पॉजिटिव होता है, या उस घर के लिए पॉजिटिव होता है। तो अगर आप 7वां घर ले रहे हैं जो आपका मैरिज का प्रतीक है, उसका 5वां हुआ आपका 11वां घर, और उससे 9वां हुआ आपका तीसरा घर। तो अगर आपका तीसरा और 9वां घर पीड़ित है, या वहां पे साइंस ठीक नहीं है, उस साइन के लॉर्ड्स पीड़ित हैं, तो आपका मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में है। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि नॉर्मली 99% सब अपनी मैरिज वीनस और 7वें घर से देखते हैं। उनको हटा दीजिए, अपना मंगल पहले देखिए, और अपना तीसरा और 11वां घर देखिए। अगर आपका तीसरा और 11वां घर अच्छा है, तो आपका मैरिड लाइफ अच्छा स्मूथ चलेगा। अगर वहां पे प्रॉब्लम, अगर आपके मंगल में प्रॉब्लम है, तो अगर मैरिड लाइफ में खिचपिच हो रही है, उसका रीजन आप हैं, आपके स्पाउस नहीं है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो एक अलग तरीके का सूत्र, जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं है, उसका ज्ञान हुआ होगा।
अगर आपको मेरे वीडियोस फॉलो करने हैं, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और मुझे ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलरली ज्योतिष के अपडेट्स देता हूं, जो हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। नमस्कार और धन्यवाद।